गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? देखिए, जनरल साइंस के अंतर्गत हमने टॉपिक जो स्टडी कर रहे थे वेव्स एंड साउंड। वेव्स एंड साउंड के अंतर्गत हमने टाइप्स ऑफ द वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक, वेव की रेंज, इसके बाद साउंड के कंसेप्ट को समझा। लेकिन इसके बाद भी साउंड के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में पूरा कोर्स कवर करते हुए चल रहा हूँ। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड। पहले तो स्पीड ऑफ साउंड से पहले मैं आपको साउंड की कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं वह बताना चाहूँगा। मैं देखिए, साउंड की मेन करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी? पहले देखा इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम तीव्रता, है ना। इंटेंसिटी, हिंदी बोलते हैं तीव्रता। सेकंड, पिच। जस्ट देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पिच, जिसको हिंदी बोलते हैं तारतम्य। तीसरी है उसकी कैरेक्टर क्वालिटी। देखिए, इसमें से क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाता है ना। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक। आपने देखा इंटेंसिटी, तीव्रता के द्वारा, यानी जो इंटेंसिटी होगी इसके द्वारा साउंड को या तो हम धीमी सुना जाता है या तीव्र यानी तेजी के साथ, नहीं, यानी कि ये डिपेंड करता है, यानी कि इसके इंटेंसिटी के अंदर साउंड की आवाज़, यानी आवाज़ स्लो आ रही है कि तेज आ रही है। ठीक है, इंटेंसिटी के द्वारा। अब इसके देखिए, पहले ही तो इसके देखिए आप उसको यूनिट, ऐसा ही यूनिट क्या होती है? ऐसा ही यूनिट साउंड की होती है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल आपने देखा साउंड की स्पीड जो मेजर करते हैं वो बेल के रूप में करते हैं। बेल, इंग्लिश में बोलते हैं बेल। लेकिन प्रैक्टिकल, इससे ही प्रैक्टिकल देखते हैं साउंड के 10वें भाग, यानी इसका 10वां भाग 1/10 ऑफ बेल, है ना, यानी कि डेसिबल। इसको साउंड की जो प्रैक्टिकल में उसकी साउंड को जो मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं, डेसिबल। ठीक है, अब सारा बोलचाल में आपको जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? सारा बोलचाल में 30 से 40 डेसिबल, है ना। यानी सारा बोलचाल में हम 30 से 40 डेसिबल साउंड का प्रयोग जो हम सुनने ही हो। ठीक है, अब जोर से बातचीत में जो स्पीड होती है जोर से में 50 से 60 डीबी, जबकि ट्रक या 4 व्हीलर व्हीकल, इनकी साउंड जो होती है, इनकी साउंड 90 से 100 डीबी तक होती है। 100 डीबी। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट इससे पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है WHO के अनुसार जो सबसे सही स्पीड मानी गई है साउंड की, वो मानी गई है 45 डेसिबल, है ना। 45 डीबी जो साउंड होगी वो आपके बिल्कुल प्रॉपर सुनने लायक होगी WHO के अनुसार। जबकि यदि साउंड की स्पीड 75 डीबी से अधिक है तो वह है मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक है। कैसी है? हानिकारक है कानों के लिए। ठीक है, यद्यपि मनुष्य 130 डीबी की, देखिए, यद्यपि मनुष्य 100 डीबी से ऊपर की भी आवाज़ सुनता है,
130 से ऊपर की भी आवाज़ सुनता है डीबी। लेकिन एक ना एक समय बाद यह मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाती है, मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है, चाहे वह कान के लिए हो या उसकी बॉडी के लिए हो। ठीक है, नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये तो आपका इंटेंसिटी से संबंधित हो गया। ठीक है, इसके बाद आता पिच। पिच में देखिए मेन चीज़ आपने देखा कि लड़कियों की जो आवाज़ होती है पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। जबकि लड़कों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, अब देखिए जब जिसकी पतली आवाज़ है उसका पिच अधिक होगा, पिच अधिक होगा। पतली आवाज़ का, यदि आवाज़ पतली है तो उसका पिच अधिक होगा। यदि आवाज़ मोटी है तो पिच कम होगा। पिच कैसा होगा? कम होगा, कम होगा। ठीक है, याद रखिए। जिससे मच्छर के भिनभिनाने के, मच्छर जो भिनभिनाता है इसकी आवाज़ जो होती है पतली होती है, कम भी होती है, कम पतली भी होती है, लेकिन तब इसका पिच कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिए। इसमें जो कन्फ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि यार पिच का अपोजिट रख लीजिए। पिच यानी कि पिच और उसकी वो आवाज़ साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, मोटाई पतली में, उसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, यदि आपकी आवाज़ मोटी है तो आपकी पिच कैसी होगी? पतली होगी। ठीक है, और कम होगी, यानी पिच कम होगी, सॉरी, है ना। और यदि आपकी आवाज़ पतली है, ठीक है, तो आपकी पिच कैसी होगी? कैसी होगी? अधिक होगी, है ना। ठीक है, आप देखिए, अब मानो दो व्यक्ति हैं। ठीक है, मानो दो व्यक्ति हैं, उनकी इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी और पिच भी समान है, यानी साउंड की इंटेंसिटी और पिच दोनों समान है। तो आप कैसे पता करोगे कि उनकी साउंड में कैसे अंतर प्राप्त करोगे, है ना, कि आप कि साउंड किसकी है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, किसी व्यक्ति की यानी कि पर्सन की जब पिच और इंटेंसिटी समान हो तो क्वालिटी के आधार पर साउंड को पता किया जाता है कि किसकी साउंड है ये। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधे पूछा गया है। यदि किसी व्यक्ति की इंटेंसिटी, यानी साउंड की इंटेंसिटी और पिच समान है तो उसको में अंतर किसके द्वारा प्राप्त करोगे? वो किसके द्वारा मेजर करोगे, है ना। तो क्वालिटी के द्वारा ही मेजर होता है। इसको सॉरी टार्प लिख दिया, इसको गुणता लिखा जाता है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड, है ना, मेन स्पीड ऑफ साउंड जो टॉपिक था उसी का देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, देखिए स्पीड ऑफ साउंड। पहले यदि किसी माध्यम का इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता ई है, किसी माध्यम का प्रत्यास्थता ई है, क्या है? ई है, और घनत्व डी है, बस इतना दिमाग बैठा लीजिए तो उस माध्यम में चाल क्या होगी? बी बराबर अंडर रूट के ई अपॉन डी। ठीक है, इतना दिमाग बैठा लीजिए। वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि उस माध्यम में जो चाल होगी बी बराबर अंडर रूट के ई अपॉन डी होगी। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया। यदि इस माध्यम में, यदि मैं सॉलिड की बात करूं, किसकी बात करूं? सॉलिड। जब मैं सॉलिड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सॉलिड की बात करता हूं, तो यहां पर ई के स्थान पर मैं क्या कर देता हूं? बाइल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब तो B बराबर क्या हो गया? अंडर रूट के बाई अपॉन डी। ठीक है,
पहला। अब सॉलिड के स्थान पे मैं लिक्विड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो लिक्विड में क्या होगा बेटा, B बराबर इसके स्थान पे E के वो बाई के स्थान में B आ जाएगा, बीटा, बीटा बोलते हैं इसको हम, बीटा अपॉन डी, इसको बोलते हैं गामा, है ना, बाई अपॉन डी या गामा अपॉन डी, ठीक है। अब इसको बीटा, इसको गामा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब देखिए बीटा क्या होता है, समतापी प्रत्यास्थ गुणांक, समतापी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन, क्यों, द्रव में आयतन होता है ना, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। अब ये तो इसका हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि गैस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, गैसेस की बात करूँ। जब गैसेस की बात करेंगे तो बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, पी, जो समतापी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक गैसों के दाब के बराबर हो जाता है, किसके, दाब के। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है ठीक है। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के पी अपॉन डी फॉर गैसेस के लिए, गैसेस के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब साउंड पे इफेक्ट किस किस का पड़ता है ना, साउंड पर इफेक्ट किस किस का पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट, ताप बढ़ाने पर, ये ताप बढ़ाया जाएगा, है ना, ताप बढ़ाएंगे तो साउंड भी बढ़ेगा, तो उस माध्यम का साउंड भी बढ़ेगा, ठीक है। उस माध्यम में साउंड की आवाज़ भी तेज होगी, याद रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि वायु की चाल W है, ठीक है, W है, और साउंड की चाल V है, ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे, एक ही डायरेक्शन में, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी B प्लस W। यदि माध्यम और साउंड की आवाज़, साउंड जो एक ही माध्यम में है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमेशा स्पीड बढ़ जाएगी। यदि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, कैसी, डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना, स्पीड कम हो जाएगी, याद रखिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, आर्द्र वायु, जो नमी युक्त वायु, देख नमी, जिसमें नमी होती है, बरसात होती है, उस वायु की घनत्व कम होता है ना, घनत्व कम होता है, नमी युक्त वायु का घनत्व कम होता है, जबकि शुष्क वायु का अधिक होता है, वायु का अधिक होता है। तो जिसके कारण जो नमी युक्त यानी आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु में स्पीड बढ़ जाती है, आर्द्र वायु में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ये पॉइंट याद रखिए दिमाग में, ठीक है। आर्द्र वायु में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए दिमाग में, सारे के सारे जो बता रहा हूँ मैं। देखिए, साउंड पर दाब का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। साउंड पे दाब यदि टेम्परेचर समान रहता है, यदि टेम्परेचर समान रहता है, समान है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर साउंड की चाल चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी,
लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, नो चेंज। यानी कभी भी साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, स्टूडेंट कलेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अब मेन चीज देखते हैं साउंड के गुण कौन से हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, है ना। पहला, रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन, परावर्तन, साउंड का परावर्तन, ठीक है। जैसे लाइट का परावर्तन होता है उसी प्रकार साउंड का परावर्तन होता है। साउंड, लाइट के परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आगे टकराती है, टकराने के बाद उसी पहले वाले माध्यम में वापस हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है, साउंड क्या होता है, साउंड भी क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, माध्यम से में टकराए, दूसरे माध्यम में टकराएगी, टकरा के पहले वाले माध्यम में वापस हो जाएगी। इसी को साउंड का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यानी जिस प्रकार से लाइट टकराती है उसी प्रकार से क्या होता है, साउंड भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराती है जाके, और फिर टकरा के उसी डायरेक्शन में अपने वापस लौट जाती है, ठीक है, पहले माध्यम में। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। प्रतिध्वनि, ठीक है, जैसे इसका नाम से मालूम पड़ता है, किससे नाम से मालूम पड़ रहा है, प्रतिध्वनि, यानी वापस आती हुई साउंड, है ना। क्या होती है, इको, जिसको बोलते हैं प्रति, यानी कि वापस आती हुई साउंड। यानी आपने देखा कभी बार आप कुएं में गहराई होती है, कुएं में जब गहराई है तो आप ऊपर से चिल्लाते हो तो वो आवाज़ वापस आती है, क्या आती है, वापस आती है। और इसी प्रकार से आप कभी बंद कमरे में चिल्लाइएगा तो वहाँ भी एक आवाज़ आपको गूंजती हुई नजर आएगी, सुनाई देगी, गूंजती हुई सुनाई देगी, ठीक है। तो ये सब यानी कि जब भी कभी टकरा कर वापस आती है, ठीक है, और वो सुनाई देती है, तो उसी को क्या कहते हैं, इको, यानी वापस आती हुई, टकरा के वापस आती हुई साउंड को क्या कहते हैं, इको कहते हैं। अब देखिए इसमें भी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक हैं कि कैसे, कि देखिए ये साउंड आपके पास जब टकरा के आती, इसको यानी सही से सुनने के लिए मिनिमम ये आवश्यक है कि जो ऑडियंस है, जो खड़ा है, वो उस यानी जहाँ से टकरा के आ रही उसके मध्य में कम से कम मिनिमम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। याद रखिए कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, और ये साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों में रहती है ना, 0.1 सेकेंड तक हमारे रहती है। तो इस समय यदि कोई दूसरी साउंड हमारे कानों में प्रवेश करती है तो वह साउंड हमको सुनाई नहीं देती है, सही, ठीक है। या इसलिए दूसरी साउंड को सुनने के लिए ये आवश्यक है कि पहले जो दूसरी साउंड आ रही है वो कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद ही वो हमारे कानों में प्रवेश करे, तभी हम उसको सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये 2 चीज़ याद रखिए इसमें से, एक 17 मीटर, एक 0.1 सेकेंड, ठीक है। रिवर्बरेशंस, अनुरणन। देखिए रिवर्बरेशंस क्या होता है और अनुरणन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा कई बार क्या होता है, सोर्स को बंद कर दिया, यानी कि जहाँ से आवाज़ आ रही है उसको आपने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वह आवाज़ गूंजती रहती है थोड़ा, है ना। तो आपने देखा सिनेमा घरों में देखा होगा, या कई बार और जहाँ सेमिनार हॉल है वहाँ देखा होगा कि आवाज़ बंद हो गई फिर भी थोड़ी बार गूंजती है। यदि
ये क्यों गूंजती है, इसका भी रीजन बताएंगे हम अभी। तो जब इसका आवाज़ गूंजती है तो यही स्थिति क्या कहलाती है, उसका रिवर्बरेशन कहलाती है। यह आवाज़ का इसका टाइम पीरियड लगभग, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है। अब यदि टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए? 0.8 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो जो साउंड है वो हमको सुनाई नहीं देगी। ध्यान रखना। जैसे सेमिनार हॉल में कोई स्पीकर है बोल रहा है, या टॉप स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है, स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है, या एक्टर या कुछ भी एक्ट्रेस या विलेन उस समय बोलता है, ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब ये टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो हमको फिर आवाज़ें, नेक्स्ट आवाज़ भी क्लियर नहीं सुनाई, कोई भी साउंड क्लियर नहीं सुनाई देगी हमको। तो 0.8 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है। अब इसको यानी बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो दीवारें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से लगाते हैं, या तो उस दीवार को खुरदरा बनाइए, या उस दीवार पर पर्दे लगवा दीजिए, पोरस टाइप के, पोरस जिसको बोलते हैं, लगवा दी, जिससे कि जो साउंड की एब्जॉर्बेशन, साउंड की इंटेंसिटी है उसकी एब्जॉर्ब कर सके उसको। तो इसलिए आपने देखा कई बार जो टॉकीज हॉल होते हैं वहाँ आपने छत पे भी एब्जॉर्बेशन के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए लगे रहते हैं आपके, और कई बार दीवारों पर भी पोरस लगे रहते हैं। तो इस तरीके से इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक और आता है, रेजोनेंस, या उससे पहले देख लीजिए फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना। फोर्स्ड वाइब्रेशन, देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कि बल के द्वारा वाइब्रेशन, किसके द्वारा? बल के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, माना कोई भी आपके पास एक लोलक है ना, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम को अपनी जो डोरी है, डोरी से पेंडुलम को बांध दिया। ठीक है। अब इसको सीधे छोड़ दिया गया तो देखा आपने इसका वाइब्रेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन। लेकिन जब मैं इस पर फोर्स लगा देता हूँ, इस पर क्या लगाता हूँ? पकड़ के खींच देता हूँ, और इसको नीचे से पकड़ के खींच देता हूँ, तो इसके वाइब्रेशन बढ़ गया, जो आयाम है उसका बढ़ गया। ठीक है। तो अब ये वाइब्रेशन किसके द्वारा कर रहा है? ये वाइब्रेशन बाह्य बल के द्वारा कर रहा है, जो फोर्स मैंने लगाया उसके द्वारा कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी फोर्स्ड वाइब्रेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जब कोई वाइब्रेशन बाह्य बल के द्वारा किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसी से एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस। अनुनाद। ठीक है। देखिए, अनुनाद एक क्या है? स्थिति है, एक कंडीशन है, एक दशा है जिसको या पोजिशन, स्थिति है जिस इसमें क्या होता है? बाह्य बल की आवृत्ति, है ना, बाह्य बल की आवृत्ति, बल की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है? यानी कि आपने देखा बाह्य बल की आवृत्ति, यानी बाह्य बल के द्वारा खींच रहे थे तो ये इसके आयाम बढ़ गया था। ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जब कोई पेंडुलम या किसी की भी, है ना, बाह्य बल की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक, यानी किसी भी मोशन यानी किसी पार्टिकल की या किसी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी जो वाइब्रेशन करता है उसकी यानी बाह्य बल की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है किसी भी पिंड। ठीक है। तो उसका आयाम बढ़ने लगता है। क्या होता है? आयाम बढ़ने लगता है। पहले तो ये देख लीजिए,
अनुनाद वह स्थिति है जब किसी वस्तु की पिंड की या किसी की भी बाह्य बल की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। लेकिन अब देखिए, तो जब स्थिति बराबर हो जाती है, अब देखिए यहाँ भी यदि इसकी बाह्य बल की आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हुई तो क्या हुआ, आयाम बढ़ने लगा, इसका आयाम बढ़ने लगा। तो इसी प्रकार से इसका आयाम बढ़ जाता है, ठीक है, आयाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आयाम बढ़ जाता है तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हानिकारक होता है। जैसे 1939 में 1939 में यूएसए में एक टेकोमा पुल था, टेकोमा पुल गिरा, वाइब्रेट करने लगा। देखिए हर पुल यानी पुल की या किसी भी बिल्डिंग की निर्माण किया जाता है तो उसकी एक स्वाभाविक फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है, ठीक है, उसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति थी। लेकिन जब उसके ऊपर से हवा चली, बहुत तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ हवा चली, तो जो हवा थी उस हवा की आवृत्ति उसकी जो पुल था, पुल की नेचुरल आवृत्ति के बराबर हो गया। जब वो बराबर हो गया तो मैंने बताया था कि आयाम बढ़ने लगता है, तो वाइब्रेशन का आयाम बढ़ने लगा। तो जब आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन और तीव्र होगा और वो फिर ढह के गिर पड़ा, ठीक है। आयाम जानते हो ना, विस्थापन एक तरह से होता है, अधिकतम विस्थापन, ठीक है। इतना आगे। अब इसी कारण आपने देखा जो सैनिक होते हैं, सैनिक जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनको इस तरीके से ट्रेन करने के लिए ट्रेन किया जाता है कि आपको जब पुल क्रॉस करते हो तो वो एक विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इनके जो कदम है, कदम की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो पुल बैठ जाएगा, यानी पुल वाइब्रेट ज़्यादा करेगा। फिर क्या होगा, जानते हो आप क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, रेजोनेंस हो गया, ये हो गया, बाकी और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। और ये आपका साउंड का चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। और यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं तो कृपया कमेंट्स उसमें लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर, जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, आंसर में उसका तुरंत रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। इसके अंतर्गत जो फिजिक्स, जो जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स का टॉपिक था, एक ही टॉपिक रह गया, हीट। नेक्स्ट डे जो हम आपसे मुलाकात करेंगे उसमें हीट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सिंगल वीडियो रहेगा और जो भी टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे वो सभी एग्जाम में आए होंगे, ये देख लीजिए आप। और देखिए, स्टडी करने से पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक बार पहले के पेपर जरूर एक बार देखिए, क्योंकि तभी आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, आप रणनीति बनाते हो, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।